नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें आप जानते हैं हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, इनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट्स होते हैं उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होते रहें और साथ साथ में आपका रिवीजन भी चलता रहे, आपकी प्रैक्टिस भी यहां पर होती रहे। ये हमारी इस सीरीज की 86वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में टीवी की शुरुआत, दूरदर्शन की शुरुआत, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, सही आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में जो दूरदर्शन की शुरुआत होती है ये होती है 15 सितंबर 1959 से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे टीवी पूछे या दूरदर्शन पूछे तो आप 15 सितंबर 1959 की बात यहां पर करेंगे। अगर क्वेश्चन होगा दूरदर्शन में हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत कब से हुई? दूरदर्शन की स्थापना हो गई है, टीवी की शुरुआत हो गई है 1959 से। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत वो होती है 15 अगस्त 1965 से। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आएगा, भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई? रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? तब आप कहेंगे 1982। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी परिषद की बात यहां पर हो रही है। कुछ दिन पहले ही हमने जीएसटी परिषद के बारे में बात करी थी। इसकी स्थापना वहां पर मैंने आपको 12 दिसंबर बताया था 2016, उसको थोड़ा सा करेक्शन करना। जीएसटी परिषद 12 सितंबर 2016 को आपको बनी थी। हमने ये भी देखा था कि इस जीएसटी परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, अलग अलग राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और जो केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जो राज्यों के उपराज्यपाल होते हैं वो इसके सदस्य नहीं होते। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच में लगभग कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? तो देखिए, ये जो 15 वर्ष का टाइम पीरियड है 2005-6 से लेकर 2019-21 तक, इस दौरान हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अनुसार इस 15 वर्ष की अवधि में भारत से लगभग 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे करोड़ में बात करें तो लगभग 41.5 करोड़ के करीब ये आंकड़ा आपका बैठेगा। तो ऑप्शन सी आपने सही आंसर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूके में इंडिया हाउस की स्थापना कब की गई थी या कहां की गई थी? तो देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना अगर पूछेगा कब होती है तो आप 1905 बताएंगे, और इंडिया हाउस ब्रिटेन के लंदन में बनाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक काफी फेमस स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 की शुरुआत में ब्रिटेन के अंदर एक संस्था स्थापित करी जिसका नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी। क्वेश्चन आता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने करी थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी। कुछ ही महीनों के बाद वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम देते हैं इंडियन हाउस। तो इंडिया हाउस पूछे या इंडियन होम रूल सोसाइटी पूछे, दोनों के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है और दोनों की स्थापना 1905 में लंदन में उन्होंने करी है। ठीक है, अल बरूनी ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो देखिए, काफी फेमस किताब है अल बरूनी की जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद क्यों अन्य अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है, इसको तारीख उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। इसी किताब को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं और इसी किताब को भारत की खोज भी कहा जाता है। किसने लिखा है इस किताब को? इसको लिखा है अल बरूनी ने। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन भी आता है कौन किसके साथ आया था, तो ये गजनवी के साथ आया था
और आज का जो तुर्कमेनिस्तान है वहां का ये रहने वाला था। ठीक है, उस समय इसे ख्वारिज्म या खीव कहा जाता था और इसने इस किताब को अरबी भाषा में लिखा है। तो जो ये काफी फेमस किताब है, किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, तीनों एक ही किताब के नाम है। इसको अल बरूनी ने किस में लिखा था? अरबी में लिखा था। क्वेश्चन बन जाता है। एक और फेमस किताब है जहां से हमें अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। किताब का नाम है चचनामा और इसके बारे में भी पेपर में आता है कि जो चचनामा पुस्तक है जहां से हमें अरबों की विजय की जानकारी मिलती है, इस किताब को लिखा किसने है? इस किताब को अली अहमद ने लिखा है और यह किताब भी अरबी में लिखी गई थी। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो चचनामा और किताबुल हिंद दो फेमस किताबें हैं मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत की, दोनों आपको ध्यान रखनी है। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम की बात करें, इसको पारित किया गया था 2008 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यह अधिनियम संसद से पारित होकर आया था 2008 में और ग्राम न्यायालय अधिनियम को लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2009 से। डेट भी आपको याद करनी है, लागू वाली भी और अधिनियम को पारित वाली भी। हाल ही में अभी इसी महीने अक्टूबर में आपका एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ है, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित हुआ, लागू 2009 से हुआ। नेक्स्ट है, नाबार्ड 1982 में अस्तित्व में आया, इसे कितनी प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था? देखिए, नाबार्ड के बारे में अभी तक आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, स्थापना वर्ष पूछ लेता है, पंचवर्षीय योजना पूछ लेता है और किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बना वो पूछ लेता है। अब इसने क्या पूछा? आपसे पूछा कि जब नाबार्ड स्थापित हुआ इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तरों को यहां पर देखेंगे। पहला, नाबार्ड की फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, नाबार्ड का आपका अगर आप पूरा नाम देखेंगे नाबार्ड का, नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का पूरा नाम है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की जाती है। कई बार पंचवर्षीय योजना पूछ लेता है, तो 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो एक कमेटी बनाई गई थी, शिवरामन कमेटी। शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड स्थापित किया गया था और जो इसकी पूंजी थी, शुरुआती पूंजी, वो थी आपकी 100 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान किया जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रगान का सबको सम्मान करना है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, ये हम सभी का एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य के अंदर ये कहा गया है। और अब आपसे देखिए, सारे के सारे जो विकल्प दिए गए हैं, पेपर के ही ये विकल्प हैं, मौलिक कर्तव्यों के ही विकल्प दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रगान के बारे में कौन सा वाला पॉइंट है। आपके पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कौन सा वाला पॉइंट है जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? आप पाएंगे, अगर आप उस लिस्ट को भी देखेंगे जहां पर हमने भी इसको कवर किया था, पहला ही जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान करने की बात यहां पर करता है। यानी जो ए वाला होगा आपका आर्टिकल 51 का पहला खंड, ये आपके राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है। इसी प्रकार आप इनको फिर अल्फाबेट ऑर्डर में लगाते हुए चलेंगे, ए बी सी डी ई, इस तरीके से। तो पहला ही वाला विकल्प आपका क्या है? राष्ट्रीय सम्मान यहां पर जुड़ा है। तो ऑप्शन सी 51 का जो पहला वाला खंड है वो आपका सही आंसर यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित और अचेतित संदेशों को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर भेजे जाने वाले जो अवांछित और अचेतित संदेश होते हैं, इनको स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को BSHW से निरूपित किया जाता है? कुछ दिन पहले ही हमने इंडियन ज्योग्राफी में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा था। कोपेन ने पूरे भारत की जलवायु को 9 प्रदेशों में बांटा था और उनको एक छोटे छोटे जो कोड्स थे वो यहां पर दिए थे। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि BSHW किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? ये आपके अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु को दर्शाता है। ऑप्शन ए सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
शुष्क ग्रीष्मकाल वाला मानसून, ये किसको दर्शाता था? ये दर्शाता है एएस प्रकार का, जो एएस आपका कोड है उसको। उष्ण मरुस्थलीय की बात करें तो ये दर्शाता था BWHW को, और ध्रुवीय प्रकार की बात करें तो इसके लिए कोड था ई। इन सभी को हमने डिटेल में कवर किया था जलवायु वर्गीकरण वाले वीडियो में। यही क्वेश्चन आपसे हाल ही में जेई में पूछा गया, हो सकता है अदर एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि कोपेन के वर्गीकरण को लेकर और जलवायु को लेकर, मानसून को लेकर आपके क्वेश्चन लगातार पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो BSHW किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर जो थी वो 17.7% थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो यह आपकी लगभग 12.3% और शहरी की बात करें तो 31.8% यहां पर दशकीय वृद्धि दर थी। तो ओवरऑल भी देख लिया, ग्रामीण और शहरी में भी देख लिया। अगर हम सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मेघालय में थी, उसके बाद अरुणाचल और फिर आपका बिहार। और अगर हम सबसे कम की बात करें दशकीय वृद्धि दर किन राज्यों में थी तो नागालैंड में सबसे कम, उसके बाद केरल और फिर आपका गोवा। तो 2011 के ये कुछ आंकड़े जो आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं हर बार कहता हूं 2011 की जनसंख्या की जो नंबर्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना है, किसी भी एग्जाम से पहले उसे जरूर देखकर जाएं। नेक्स्ट है, मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी कितने सदस्यों को सौंपी गई थी? तो देखिए, मौर्य सेना के प्रशासन के लिए 6 समितियां होती थी और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी टोटल कितने सदस्यों की यहां पर एक समिति होती थी? पूरा ग्रुप होता था 30 सदस्यों का। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन के लिए, जो शहर का प्रशासन होता था उसके लिए भी 6 समितियां होती थी और हर समिति में 5 मेंबर्स होते थे। यानी शहर के प्रशासन के लिए भी और सेना के प्रशासन के लिए भी 30 सदस्य यहां पर होते थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने किस राजवंश के राजा के उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो देखिए, बिंबिसार की अगर हम बात करते हैं, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसका एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। जब अवंती के राजा जिनका नाम था प्रगोत, जब प्रदोक्त यहां पर बीमार पड़े तो इनके इलाज के लिए जीवक को भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। तो कहां के राजा हैं, राजा का नाम क्या है और किसको भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, ये सारी बातें पेपर में आती हैं। क्वेश्चन आएगा बिंबिसार ने किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। किसके पास भेजा था? प्रगोत के पास भेजा था। ये कौन था? ये अवंती का शासक था। ठीक है, उज्जैन इनकी राजधानी थी और ये बीमार पड़े तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था। नेक्स्ट है, चोल राजा राजराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो देखिए, जब हमने मध्यकालीन इतिहास की बात करी थी उसमें हमने कवर किया था चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा थे राजराज प्रथम, और अब पेपर में इनके वर्ष को पूछा गया है जब ये गद्दी पर बैठे। राजराज प्रथम गद्दी पर बैठे थे 985 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, चोल साम्राज्य की स्थापना जो मानी जाती है वो 850 ईस्वी को माना जाता है। 850 ईस्वी में एक राजा थे जिनका नाम था विजयालय। विजयालय चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और इनकी राजधानी होती है उस समय तंजौर। इसके बाद कई सारे राजा आते हैं, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे चोल शक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। चोल शक्ति का पुनर्जीर्णोद्धार जो होता है वो राजराज प्रथम के काल में शुरू होता है। तो ये गद्दी पर कब बैठे, इनका वर्ष पेपर में आया है, ध्यान रखेंगे। 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहे। इन्हीं राजराज प्रथम ने जो तंजौर में काफी फेमस मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, उसका निर्माण भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया था? तो देखिए, भारतीय समाज को, यानी कि उस समय का जो भारतीय समाज था मौर्यकालीन, उस समय उसको 7 वर्गों में बांटा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। मेगास्थनीज और चाणक्य दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चाणक्य ने उस समय के समाज को 4 वर्गों में बांटा और मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा।
चाणक्य के अनुसार जो उस समय 4 वर्ग थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में बांटा, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद शामिल थे। दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन, जिसको भारत संघ भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। अभी तक पेपर में केवल इंडियन एसोसिएशन देता था, अब उसने एसएससी जेईई के एग्जाम में हिंदी में दे दिया भारतीय संघ या भारत संघ। भारत संघ बनता है आपके 1876 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर बनाते हैं 1876 में, और इसी भारत संघ को कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। इसको भी हमने राष्ट्रीय आंदोलन वाले वीडियो में डिटेल में देखा था। ठीक है, तो संस्थापक कौन है और वर्ष कौन सा है, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता था? यानी राजस्व संग्रह का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? ये होता था समहारता। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत समहारता नामक अधिकारी राजस्व संग्रह के कार्य का पर्यवेक्षण करता था, उस पर निगरानी करता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है? यानी ओबीसी आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है हमारे संविधान के अनुसार? सही आंसर हो जाएगा 338 का बी वाला खंड। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, जो आर्टिकल 338 है ये आपके एससी आयोग से संबंधित है। ठीक है, जो आपका 338 का ए पार्ट है, जिसे हम क भी लिख सकते हैं, 338 क, ये आपके एसटी आयोग से संबंधित है, और 338 का जो बी पार्ट है यानी कि ख पार्ट है, ये आपके ओबीसी आयोग से संबंधित है। तो 338 एससी, 338 क आपके एसटी और 338 का ख आपके ओबीसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो हिमाचल में नहीं है? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो बोमडिला दर्रा है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल में आपका और कौन कौन सा दर्रा है? तो एक काफी फेमस दर्रा है यांग्याप दर्रा, ये भी अरुणाचल में है, और एक है आपका दिफू दर्रा, ये भी अरुणाचल में स्थित है। नेक्स्ट है, अमेरिका और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सी लाइन है जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाती है? सही आंसर है 49वीं समांतर रेखा। जो 49th पैरेलल लाइन है ये आपके अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें 17वीं समांतर रेखा की, तो यह रेखा जो आपके दोनों वियतनाम है, साउथ और दक्षिण वियतनाम, इनके बीच में स्थित है 17वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये आपके दोनों कोरिया, दक्षिण और उत्तरी कोरिया के बीच में स्थित है। और 71वें समांतर रेखा की बात करें तो ये आपके ईरान और इराक के बीच में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लाइंस जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर किया। ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, हाल ही में पूछे गए थे। हमने प्रयास किया इनको डिटेल के साथ यहाँ पर कवर करने का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।